इकोनॉमी के मोर्चे पर बड़ी खुशखबरी। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.4% हुई। वित्तीय घाटे में भी भारी गिरावट। ओमिक्रॉन संकट के बीच टेपरिंग की टेंशन से अमेरिकी बाजारों पर हावी। डाउ 650 अंक से ज्यादा टूटा। फेड चेयरमैन ने कहा एसेट्स की खरीदारी कुछ महीने पहले समेटने पर करेंगे विचार। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत। एक्सचेंज निफ्टी 40 अंक चढ़कर 17,100 के पास। निकाई में करीब 150 अंकों का उछाल। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ा। करीब 17 देशों तक फैला नया वेरिएंट। गृह मंत्रालय ने 31 दिसंबर तक कोरोना संबंधित गाइडलाइंस बढ़ाई। कोरोना के नए वेरिएंट पर वैक्सीन के कम प्रभावी होने की खबर से कच्चे तेल पर दबाव। ब्रेंट $70 के करीब। सोने और चांदी में भी सुस्ती। कॉमेक्स पर सोना $1775 के नीचे। और एफआईसी कैश मार्केट में लगातार 10वें दिन बिकवाली। नवंबर में करीब 40,000 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, लेकिन डीआईआईस की खरीदारी से सहारा। 31 दिसंबर से एफएनओ में 7 नए शेयर की होगी एंट्री। बलरामपुर चीनी, जीएनएससी और एनबीसीसी समेत कई शेयर होंगे शामिल। आ जाएंगे जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े। नवंबर में रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन का अनुमान। ईटी नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव खबर। ऑटो बिक्री के आंकड़े आज। मारुति, टाटा मोटर्स की बिक्री बढ़ने का अनुमान, लेकिन टू व्हीलर्स कंपनियों की बिक्री में गिरावट के आसार। हॉटस्टार हेल्थ के आईपीओ में पैसा लगाने का दूसरा दिन। पहले दिन करीब 12% भरा। प्राइस बैंड 870 से 900 रुपए। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे कि किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। भारतीय बाजारों को लेकर पहली रणनीति भी आपको बताएंगे और आज इवेंट के लिहाज से भी काफ़ी सारे बड़ी खबरें हैं और बड़े डेवलपमेंट्स हैं जहाँ पर कि हमारी नज़र बनी रहेगी। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं एक बार एशियन मार्केट से, वहाँ पर किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। मिलीजुली से शुरुआत इस वक्त एशियन बाजारों से देखने को मिल रही है। एक्सचेंज निफ्टी इस वक्त देखिए करीब 60 अंक ऊपर इस वक्त आ चुका है। निकाई 250 अंकों से ज्यादा की मजबूती। इस वक्त 1% ऊपर निकाई में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हैंगसेंग मजबूत है, लेकिन शंघाई के बाजारों में इस वक्त कमजोरी देखने को मिल रही है। हल्की गिरावट के साथ, बहुत ही मामूली गिरावट के साथ यहाँ पर शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। तो मिलीजुली से शुरुआत है एशियाई बाजारों की तरफ से। लेकिन कल शाम भारतीय बाजारों के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन था। कल कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब जीडीपी आंकड़े घोषित हुए हैं और दूसरी तिमाही के जो आंकड़े देखे हैं उससे एक राहत की खबर है। हम जो अनुमान करके चल रहे थे 7.5 से 8.5% के बीच, वैसे ही कुछ ग्रोथ आई है। 2021-22 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.4% रही, जबकि पिछले साल ये -7.4% थी। और अप्रैल से सितंबर के दौरान अगर बात करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ 13.7% रही है, जबकि पिछले साल इस छमाही में ये -15.9% थी। जीडीपी ग्रोथ के सभी आंकड़ों में हमने देखा कि तेज उछाल देखने को मिला। इसमें सेक्टर्स पर अगर नजर डालें तो फार्म ग्रोथ सालाना आधार पर 3% से बढ़कर 4.5% रही। जुलाई सितंबर में माइनिंग सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ इस बार देखने को मिली है। कोरोना से प्रभावित सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ इस तिमाही देखी गई है। जीडीपी आंकड़े के बाद एचडीएफसी बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट अभीक का कहना है कि रिजर्व बैंक का फोकस ग्रोथ पर बना रहेगा। वो ब्याज दरें बढ़ाने में अभी जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन सिस्टम में लिक्विडिटी घटाने की कोशिश जारी रहेगी। मेरा मानना है कि अगर आप इतने सुपर एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी से आप एक क्राइसिस मैनेज किए हो, तो उससे निकलना उतना आसान नहीं है। और पहले जो टेक्निक्स यूज किया जाएगा उससे निकलने के लिए, वो लिक्विडिटी पे ध्यान देगा। और एकोमोडेटिव स्टांस शायद रहेगा। शायद रेट हाइक्स का कुछ इंडिकेशंस नहीं आएगा, लेकिन आरबीआई काफी कुछ करते रहेगा ये लिक्विडिटी घटाने के लिए। और जब लिक्विडिटी घटाया जाता है या लिक्विडिटी का ड्यूरेशन वगैरह चेंज किया जाता है, तो फिर ऑटोमेटिकली रेट्स बढ़ते जा रहे हैं।
ऑलराइट, तो ये थे जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े। कुछ राहत यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दी है और अगर मौजूदा वित्त वर्ष में देश के वित्तीय घाटे में भी बात करें तो वहाँ पर भी कमी आती दिख रही है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर में वित्तीय घाटा सालाना लक्ष्य का केवल 36.3% ही रहा है। तो ये तो थे कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, लेकिन बाजार का अगर मूल माहौल देखेंगे तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है, कुछ दिक्कतें यहाँ पर दिख रही है। एक बार विदेशी बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ये भी समझ लेते हैं और अभिषेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं ये बताने के लिए। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताइए इस वक्त विदेशी बाजारों से जो संकेत मिल रहे हैं वो कैसे हैं? शुक्रिया पूजा। तो आज देखिए एशियाई बाजारों से संकेत तो ठीक ठाक हैं। एजीएस आपको ऊपर दिखेगा करीब करीब 50 अंक, लेकिन अमेरिकी बाजारों में जो बिकवाली आई है उसकी बड़ी वजह ओमिक्रॉन को लेकर संकट नहीं है, वो संकट तो ऑलरेडी वहां पर है, लेकिन जो बड़ी वजह यह है कि फेड चेयरमैन की जेरोम पॉवेल की कल शाम जो बयान आया है टेपरिंग को लेकर, उन्होंने कहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी जो है मजबूत स्थिति में है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को लेकर चिंता है। इसके चलते शायद जो टेपरिंग की जो रफ्तार है, यानी कि बॉन्ड खरीद में जो वापसी की रफ्तार है उसको बढ़ानी पड़ेगी। फिलहाल ये जो टेपरिंग है करीब करीब 15 अरब डॉलर महीने की है, इस रफ्तार को बढ़ाई जाएगी और शायद कुछ महीने पहले जो तय समय है उससे कुछ महीने पहले ही इसको खत्म करना पड़ेगा, ऐसा जेरोम पॉवेल ने कहा। इसके चलते बाजारों में बिकवाली बढ़ी और डाउ करीब 650 अंक टूटा और इसके अलावा नेस्डेक और एसएनपी में भी 1.5 से 2% के आसपास की हमें बिकवाली देखने को मिली है। अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो वहां पर भी मॉडर्ना के सीईओ का जो बयान आया था कि शायद जो मौजूदा वैक्सीन हैं वो नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन पर ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे, उसके चलते कच्चे तेल में डर बढ़ा, कहीं न कहीं डिमांड गिरने की आशंका है और ब्रेंट क्रूड में तकरीबन 4% के आसपास की गिरावट हमने देखी और $70 के आसपास ब्रेंट पहुंच गया और WTI क्रूड के भाव में हमने ज़्यादा गिरावट देखी, करीब करीब 5 से 5.5% के आसपास की। तो ओमिक्रॉन का संकट दुनिया में कायम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो टेपरिंग को लेकर जो डर है वो भी अमेरिकी बाजारों को गिरफ्त में लेता हुआ नजर आया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक की सारी डिटेल्स देने के लिए। तो देखिए, एक चीज़ से हम बाहर निकले और वापस से अब देखिए दूसरा बयान जो आया है उसमें फिर से जो सेंटिमेंट्स है वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। महंगाई को लेकर चिंता के बीच अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने दिसंबर की बैठक में अब टेपरिंग की रफ्तार बढ़ाने पर विचार करने को कहा है। सुनते हैं टेपरिंग पर उनका और क्या कहना है। The recent rise in COVID-19 cases and the emergence of the Omicron variant pose downside risks to the employment and economic activity and increased uncertainty for inflation. Greater concerns about the virus could reduce people's willingness to work in person, which would slow progress in the labor market and intensify supply chain disruptions. बिल्कुल, तो ये टेपरिंग को लेकर चेयरमैन की जो बयान थे वो हमने आपको बताए। तो अब इस तरह के जो बयान निकल कर आ रहे हैं और इसके अलावा मॉडर्ना ने फिर से एक बयान जारी किया। उनका कहना है कि जो नया वैक्सीन है वो नए वेरिएंट पर इतना इफेक्टिव नहीं है, तो इससे कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं दबाव देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सेंटीमेंट कमजोर है अगर विदेशी बाजारों के संकेत की बात करेंगे तो। एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं। संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो एफआईएस कैश मार्केट में कल बिकवाली करके गए और आंकड़ा करीब 5,450 करोड़ के आसपास का था। इतनी बिकवाली यहाँ पर देखी गई है। डीआईएस ने कैश मार्केट में हालांकि खरीदारी की है, तो घरेलू निवेशकों से थोड़ा सपोर्ट यहाँ पर जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और 5,350 करोड़ की खरीदारी कल करके गए हैं डीआईआईस। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो फ्यूचर्स में खरीदारी हुई है, करीब 1590 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से देखी गई है। ऑप्शंस में बिकवाली करके गए हैं नेट 335 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर इंडेक्स ऑप्शन में देखी गई है एफआईएस की तरफ से। एक बार अगर आपको ट्रेंड दिखाएं लगातार कैश मार्केट में जो बिकवाली चल रही है, नवंबर महीने में अब तक की देखिए सबसे बड़ी बिकवाली देखी गई है एफआईएस की तरफ से और अब तक करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली हम देख चुके हैं। इस पूरे साल अगर बात करें तो एक ट्रेंड हम आपको दिखा रहे हैं, तो काफी ज्यादा यहाँ पर दिक्कत प्रेशर आ रहा है विदेशी निवेशकों की तरफ से अगर बात करेंगे तो। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और आज के लिए मार्केट पर रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी समझ लेते हैं। और इस वक्त मेरे साथ इक्विटी 99 के राहुल शर्मा मौजूद हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग।
मार्केट पे आज क्या करना चाहिए? कल तो काफी उतार चढ़ाव देखा हमने, लेकिन उसके बावजूद देखिए लाल निशान में ही क्लोजिंग देखी गई है। अब फिर से जो संकेत मिल रहे हैं ग्लोबली वो कुछ ठीक नहीं है, तो ऐसे में आज के लिए मार्केट को कैसे अप्रोच करना चाहिए? जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग पूजा और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज के दिन के लिए देखिए जिस तरीके से ग्लोबल संकेत मिले हैं, डेफिनेटली प्रेशर तो मौजूद है मार्केट के अंदर ऑलरेडी। और बट अब जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी मूव दिखा रहा है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो एक एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं जो गिरावट ग्लोबल मार्केट में या फिर कहें कि यूएस मार्केट की तरफ से जो हमें देखने को मिल रही है, उसको कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करने की अभी कोशिश कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी, और उसी का रिफ्लेक्शन आपको अपने इंडियन मार्केट्स में भी दिख सकता है। बट सबसे पहली बात कि अभी सभी ट्रेडर्स को थोड़ा सा कॉशियस मोड ऑन रखना पड़ेगा, स्पेशली फॉर दी ओपनिंग आवर्स। जब मार्केट ओपन होता है उसके बाद में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की साथ में आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और कॉशियस मोड थोड़ा सा रखें अपने साथ में, क्योंकि मार्केट में मूव्स थोड़े से ज्यादा वॉलेटाइल आपको दिख सकते हैं। अभी फिलहाल जो चार्ट्स पे नजर आ रहा है हमें, उसमें निफ्टी में 16,900 सबसे पहला एक सपोर्ट पॉइंट है। उसके नीचे अगर हम निफ्टी को अगर देखें तो 16,850, फिर 16,790 के लेवल्स हमें यहाँ पे बनते हुए दिखते हैं, जो कि हमने अभी 2 सेशंस पहले ही देखा था कि जो बड़ी गिरावट आई थी उसमें एक अच्छा सपोर्ट मार्केट को 16,800 या 16,790 के लेवल्स पे देखने को मिला था। सिमिलरली अगर अपसाइड में अगर हम देखें तो निफ्टी में अभी 17,070 एक रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर हम उसको क्रॉस कर पाते हैं तो 17,150 और फिर 17,200 के लेवल्स आपको अपसाइड में निफ्टी देता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि कल के सत्र में एक अच्छे मूव्स के बाद में एक दोबारा हमें प्रेशर देखने को मिला। बहुत सारे स्टॉक्स स्पेशली फ्रॉम दी बैंक साइड एंड फाइनेंशियल सर्विसेज साइड काफी ज्यादा वहां पे हमें प्रेशर बनता हुआ दिखा, जिसमें कि मुझे लगता है कि अब सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी में वो 35,500 सबसे पहला बड़ा सपोर्ट है। अगर उसके नीचे हम स्लिप करते हैं तो 35,350 अगला सपोर्ट बन के आएगा बैंक निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस की बात करूं अपसाइड में, तो देखिए 35,850 और 36,100 एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करेगा, सभी लोगों को इस वाले लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए। अभी हाल फिलहाल के लिए मार्केट में अभी जैसा आपको पता है कॉशियस मोड रखना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी के साथ में फॉलो करें, थोड़ा सा आप इंतजार करें मार्केट को ओपन होने का और उसके बाद में अपने ट्रेड्स बनाएं। बिल्कुल, तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। राहुल, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या होगी? जी बिल्कुल पूजा, देखिए सबसे पहला सिलेक्शन मेरा जो चार्ट्स में मुझे अच्छे लग रहे हैं, सबसे पहले टोरेंट पावर की बात करूंगा। इसकी क्लोजिंग हमें 551 के आसपास मिली थी। कल के सत्र में हमने देखा कि बहुत ही अच्छे इसने मूव्स दिखाए, जहां पे इसने 530 के लो बनाए थे, वहीं 555 के इसने हाई भी बनाए। और अभी हाल फिलहाल के जितने भी सेलिंग प्रेशर हमें मार्केट में आता हुआ दिखा, उसके अगेंस्ट जाता हुआ टोरेंट पावर बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर, पॉजिटिव चार्ट्स है। लगातार हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन हमें डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं, जिसमें कि हमने यहाँ पे नोटिस किया है कि ये अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है मार्केट। अगर नीचे की तरफ भी अगर प्रेशर बना रहा है, तब भी ये स्टॉक अच्छे एक यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से टोरेंट पावर जो है 570 रुपए तक की चाल आपको दिखा सकता है, जिसमें हम स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे 535 रुपए का। दूसरा स्टॉक जो मैं लेके आ रहा हूँ वो है हेल्थ सेक्टर से। अगर हम देखें कि डिफेंसिव साइड में अगर मार्केट को अगर हम प्ले करना चाहें, तो वहां पे मैक्स हेल्थ एक बहुत अच्छा स्टॉक मुझे लगता है, क्योंकि इसने बहुत ही अच्छी तरीके से अभी तक ये होल्ड करता हुआ आया है अभी की करंट सिचुएशंस को, और चार्ट्स पे भी बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चार्ट है, जहाँ पे आप 380 रुपए की लास्ट क्लोजिंग मिली है आपको मैक्स में। वहाँ पे डेली चार्ट्स पे आप देखेंगे तो आरएसआई भी एक बहुत अच्छे मोड पे है 65 के आसपास, और एमएसीडी भी पॉजिटिव साइड बना हुआ है। इसके जो टारगेट्स बन के आ रहे हैं पूजा मैक्स हेल्थ के, वो करीबन 400 रुपए के हैं। यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो 370 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में अपना ट्रेड बना सकता है। बट डेफिनेटली दोनों कॉल्स के लिए मैं बोलूंगा कि वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी फॉलो करें, थोड़े से डिक्लाइंस मिले तो वहां पे अपनी पोजीशन को ऐड करें। ओके, तो मैक्स हेल्थ केयर, टोरेंट पावर, यहाँ पर आप रणनीति बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खबरों के लिहाज से एक्शन कहाँ पर देखने को मिल सकता है ये भी समझ लेते हैं। डिम्पी कालरा मेरे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए।
गुड मॉर्निंग पूजा। और सबसे पहले तो मैं स्टार हेल्थ के आईपीओ के साथ ही शुरू कर रहा हूँ और वहाँ पे अब सब्सक्रिप्शन का जो आंकड़ा है वो अभी 1% तो 1 गुना तो नहीं हुआ, बट 0.07 गुना ये सब्सक्राइब जरूर हो चुका है। तो आज भी ये ओपन होगा, आप चाहें तो इसके अंदर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दूसरा, मारुति सुजुकी, क्योंकि इनके ऑटो सेल्स के नंबर आने ठीक उससे पहले एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2021 में हरियाणा और गुजरात प्लांट दोनों में हमारा उत्पादन कम हो सकता है। ये नॉर्मल उत्पादन का 80 से 85% उत्पादन रहेगा, यानी कि 100% प्रोडक्शन नहीं रहेगी। ये चिप की शॉर्टेज है इसकी बड़ी वजह, जो मारुति ने बताई है कि इनके गुजरात प्लांट और हरियाणा में मानेसर है, वहाँ पे इनके प्लांट में कमी रहेगी प्रोडक्शन की। एनएमडीसी ने ये बताया कि उसने लंप ओर के दाम जो है वो 750 रुपये पर टन के हिसाब से कमी कर दी है और साथ ही फाइन्स भी बनाते हैं, तो उसमें उन्होंने कमी की है 200 रुपये पर टन के हिसाब से। टेलीकॉम से जुड़ी खबर यह है कि ट्राई ये कह रहा है कि 5G स्पेक्ट्रम नीलामी पर कंसल्टेशन पेपर जारी कर दिया है। 28 दिसंबर तक 5G स्पेक्ट्रम पर अलग अलग लोगों से राय मांगी गई है। देश के कई मिनिस्टर्स ने, सेक्रेटरीज ने यह कहा है कि अप्रैल तक हो सकता है इस देश में 5G सेवाएं शुरू हो जाए। स्ट्राइड्स फार्मा पे खबर यह है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड्स ने 29 नवंबर के कंपनी के करीब 6.5 लाख शेयर बेचे हैं। ये कुल हिस्सेदारी अब इनकी घट गई है, पहले 5.5 हुआ करती थी, अब 5.42 हो गई है। रेल विकास निगम पे खबर यह है, इन्होंने कजाकिस्तान सरकार के साथ एक करार किया है। ये रेलवे कॉरिडोर बनाने के लिए एक करार है जो कि कजाकिस्तान के साथ है। ध्यान रखा जाए, बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि चाइना का BRT रोड भी इसी कजाकिस्तान से ही निकलता है। दूसरा, NTPC कंपनी की सब्सिडरी भारतीय रेल बिजली ने एक पावर करार किया है इनके साथ, तो 4 यूनिट की एक क्षमता वाला एक ये करार होगा। अल्ट्राटेक सीमेंट पे भी खबर ये है कि इनके MP के बिचारपुर कोल माइंस में कामकाज वापस से शुरू हो गया, तो एक पॉजिटिव खबर है। इंडियन बैंक पे खबर है कि कंपनी ने करीब 33 करोड़ के 2 खातों को फ्रॉड घोषित कर दिया, जिसको हम बाद में बैड बुक्स में भी ले आते हैं। तो वो 33 करोड़ के दो अकाउंट्स हैं। RBI कैपिटल पे यह है कि RBI के जो एडमिनिस्ट्रेशन नए नियुक्त किए हैं, उन्होंने एक एडवाइजरी कमेटी जारी कर दी। हालांकि शेयर में लगातार 2 दिन से लग रहा है सर्किट। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी, ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो ये तो थे खबरों वाले शेयर्स, लेकिन इसके अलावा आज ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आने वाले हैं और क्या अनुमान है बिक्री इस बार के जो नंबर्स आएंगे उससे, ये बताने के लिए अब सृष्टि मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या अनुमान है इस बार, कैसे नंबर्स रह सकते हैं? तो ऑटो बिक्री अनुमान में सबसे पहले बात करते हैं हम पैसेंजर व्हीकल की। बीते महीने जो इनकी मांग है वो काफी अच्छी रही है, पर चिप शॉर्टेज की दिक्कतों के चलते कंपनीज पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं कर पा रही हैं, पर फिर भी वहां पे कुछ ईजिंग आउट देखने को जरूर मिली है। तो महीने दर महीने अगर तीनों ही कंपनीज को देखें, मारुति सुजुकी, M&M ऑटोमोटिव डिवीजन और टाटा मोटर्स, ये तीनों के ही जो आंकड़े हैं वो सुधरते हुए नजर आएंगे और सबसे ज्यादा उम्मीदें M&M से लगाई जा रही हैं, जहां पे महीने दर महीने 15% की ग्रोथ का हमारा अनुमान है। 2 व्हीलर्स की बात करें तो इस बार जो फेस्टिव की सेल्स रही है वो भी इतनी अच्छी नहीं रही है, तो महीने दर महीने बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और TVS मोटर्स के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिल सकती है। पर वहीं आयशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड की अगर बात करें तो महीने दर महीने वहां पे 20% बढ़त का हमारा अनुमान है, क्योंकि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज कम होती है तो ये कंपनी को फायदा होगा और साथ ही कंपनी का एक्सपोर्ट्स में भी काफी अच्छा प्रदर्शन है। और 2 व्हीलर सेगमेंट में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं जैसे कि TVS मोटर्स और बजाज ऑटो, उनके प्रदर्शन भी ओवरसीज मार्केट्स में अच्छे ही रहने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। अब आते हैं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, तो यहाँ पे जो डीलर्स हैं काफी पॉजिटिव हैं आने वाली मांग को लेकर भी, क्योंकि महीने दर महीने तो हम देख ही रहे हैं ये आंकड़ा सुधरते हुए। आयशर मोटर्स VECV इस बार करीब 6000 से ज्यादा कमर्शियल व्हीकल बेचते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं अशोक लेलैंड 11700 के करीब इनकी कमर्शियल व्हीकल बिक्री का हमारा अनुमान है, जो कि महीने दर महीने 6% की बढ़त देखने को मिल सकती है। और ट्रैक्टर बिक्री इस बार स्थिर देखने को मिल सकती है। हालांकि आप कंपैरिजन फिगर देखेंगे महीने दर महीने और साल दर साल का, तो वहां पे गिरावट हाई बेस के चलते जरूर देखने को मिलेगी, पर दोनों के ही आंकड़े इस बार सही और ठीक रहने की उम्मीदें हैं। तो ये तो थे ऑटो बिक्री के आंकड़े। इस बार का फेस्टिव सीजन जो है वो फीका रह सकता है इन कंपनियों के लिए, उसका असर कंपनी के नंबर्स में भी दिखाई दे सकता है। तो एक एक करके आएंगे और इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन चलिए अब कुछ और भी ट्रेडिंग की रणनीति आपको बता देते हैं। आज स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अगर अपनानी है तो वहाँ पर भी कॉशियस अप्रोच ही रखिए। टेक महिंद्रा सेंट्रम की तरफ से बाय कॉल आ रहा है। 1580 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1518 का। और जो अगला कॉल है उसमें IB रियल एस्टेट
178 यहाँ पर हमने कल भी देखा था, अच्छी तेजी थी, आज वो तेजी बरकरार रह सकती है। 178 के टारगेट लगाइए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। आज अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस होगा 161 का। तो ये दो खरीदारी की राय आपको बता दी गई है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये भी समझ लेते हैं। मेरे साथ ख्याति जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। ख्याति, गुड मॉर्निंग, बताइए आज ब्रोकरेज हाउस की नजर कहाँ पर है? आज मैं एक स्टॉक्स की नहीं बट जीडीपी की बात करने वाली हूँ, क्योंकि कल जीडीपी के आंकड़े आए थे। सबसे पहले तो जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट है, उसमें उसके हिसाब से तीसरे तिमाही का जीडीपी अनुमान काफ़ी करीब रहा अनुमान के। और अभी के डायनामिक्स को देखें तो पिछले महीनों से बहुत तेज़ी से वापस इंडिया खुल रहा है, लेकिन उसकी वजह से ओमिक्रॉन का जो थ्रेट है वो भी बढ़ा हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए रिपोर्ट में कहा है कि फुल ईयर 2021 से 22 की ग्रोथ रहेगी 9.6% पे। इसके अलावा क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट के हिसाब से FY22 के दूसरे हाफ में 5% YOY ग्रोथ का अनुमान है। और ओमिक्रॉन की वजह से लेकिन ग्लोबली अनसर्टेनिटी बरकरार रहेगी। FY23 में बड़े अपग्रेड्स का अनुमान रहेगा। और सो फार अगर हम तीसरी तिमाही की बात करें तो 9 परसेंटेज पॉइंट्स अबव है 2Q एवरेज के। बिल्कुल, तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं, जीडीपी पर रिपोर्ट्स आई हैं और अनुमान के मुताबिक ही यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट जिस तरीके से आई है, उनका कहना है कि पिछले कुछ तिमाही में एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है और आने वाले समय में लेकिन जो नया वेरिएंट आया है उसके कितना इम्पैक्ट होता है इस पर नज़र बनी रहेगी। ये तमाम ब्रोकरेज हाउस का यहाँ पर कंसेंसस निकल कर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया खाती ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट्स की, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स में किस तरह का एक्शन आज एक्सपेक्टेड है ये भी समझ लेते हैं। और इस वक्त मेरे साथ IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, बताइए आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है फेड चेयरमैन के इस बयान के बाद? गुड मॉर्निंग। देखिए, जो हमने कोरोना वायरस का वेरिएंट देखा है उससे कमोडिटी मार्केट में भी काफी इफेक्ट हुआ है। हमें लगता है कि उसकी वजह से जो एक ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। गोल्ड सिल्वर में एक हमें ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। गोल्ड के अंदर खरीदारी करना चाहिए 47,800 में, स्टॉप लॉस 47,500, टारगेट 48,400। सिल्वर के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 62,000 के आसपास, स्टॉप लॉस 61,400 का रहेगा, टारगेट 63,000 तक देखने को मिल सकता है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो बेस मेटल और एनर्जी के अंदर एक बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल रहा है। हमें लगता है क्रूड के अंदर क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा है और साथ में जो डॉलर में स्ट्रेंथ आई है उससे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखा जा सकता है। तो क्रूड के अंदर बिकवाली करें 4,950 में, स्टॉप लॉस 5,000 का, टारगेट 4,750 तक देखने को मिल सकता है। और कॉपर के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं करीबन 730 में, स्टॉप लॉस 736 का रहेगा, टारगेट 720 तक देखने को मिल सकता है। जहां तक सवाल है फेडरल चेयरमैन के की रिपोर्ट का, मुझे लगता है कि वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने और टेपरिंग को दोबारा से स्ट्रांगली लेकर आने की बात देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि कमोडिटी मार्केट में एक सेल ऑफ दोबारा से देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो कमोडिटी मार्केट में फिर से एक दबाव देने का अनुमान यहाँ पर किया जा रहा है। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो आज कमोडिटी मार्केट में अगर आपको रणनीति बना के चलनी है तो गोल्ड सिल्वर यहाँ पर अभी भी बाइंग मोमेंटम दिख रहा है। गोल्ड में 48,400 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। सिल्वर में भी खरीदारी करके चलिए, 63,000 के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कच्चे तेल में दबाव और बढ़ सकता है। MCX क्रूड में अगर आप खरीदारी करके चल रहे, बिकवाली करके चलिए, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 4,750 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कॉपर भी कमज़ोर लग रहा है, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बिकवाली करने की राय आपको दी जा रही है। स्टॉप लॉस होगा 736 का, टारगेट होगा 720 का। तो ये रणनीति आज के लिए कमोडिटी मार्केट में आपको सुझा दी गई है। एक बार नज़र डाल लेते हैं XGX निफ्टी पर। यहाँ देखिए इस वक्त 0.5% की मजबूती
इस वक्त SGX निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो जो धीरे धीरे यहाँ पर एक मजबूती बनते हुए दिखाई दे रही है एशियन बाजारों में भी, और अभी देखिए सबके सब हरे निशान में आ चुके हैं और SGX निफ्टी इस वक्त 0.5% ऊपर दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए बाजारों में क्या रणनीति अपना के चलें, इस तरह के मार्केट को देखते हुए इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे खरा सौदा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।